गुड इवनिंग, कैसे हो आप लोग? हेलो। ठीक हो? हाँ सर, अब ठीक है। आप ठीक हो? हाँ, मैं ठीक। आप लोग ना थोड़ा टाइम से ज्वाइन कर लिया करो यार, 4-5 मिनट ऐसे ही खराब कर देते हो डेली। ठीक है, थोड़ा जल्दी ज्वाइन कर लिया करो। ठीक है, चलो आज टॉपिक जो हमें करना है वो हाइपर सेंसिटिविटी करना है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो आपका टॉपिक है, ये आप पहले आप फार्माकोलॉजी में ही पढ़ते हो, आप पैथोलॉजी में ही पढ़ते हो, माइक्रो में भी पढ़ते हो। ठीक है। और इस टॉपिक से ऑलमोस्ट आपका हर ईयर में क्वेश्चन आता है। हर साल मतलब एक क्वेश्चन आपका पक्का है कि इससे आपसे पूछेंगे। ठीक है, चाहे वो आपसे फार्माकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ लें, चाहे पैथोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ लें, चाहे माइक्रो पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ लें। ठीक है। अच्छा, जैसे आप नाम पढ़ते हो हाइपर सेंसिटिविटी, तो हाइपर का मतलब तो हो गया कि ज्यादा है। सेंसिटिव का मतलब आप सेंसिटिव लगा लो, कि जैसे मान लो आपको कोई कुछ कह देता है या कोई टीचर डांट देता है तो आप रोने लग जाओ, तो डेट मीन्स कि आप हाइपर सेंसिटिव हो, किसी छोटी सी प्रॉब्लम में भी आप ज्यादा पैनिक कर जाते हो। ठीक है। या आप मान लो आपका पेपर था और आप रोल नंबर भूल गए। ठीक है, उस टाइप की सिचुएशंस जो है वो हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स जो है वो देती है। ऐसे ही क्या होता है, हमारी बॉडी में जो है वो हाइपर सेंसिटिविटी वाले रिस्पॉन्स आते हैं। इसके लिए आपके टी सेल और बी सेल दोनों आपके जो है रिस्पॉन्सिबल है। बी सेल आपका रिस्पॉन्स देते हैं ह्यूमरल का। ठीक है, जो आपकी एंटीबॉडीज बनाते हैं। टी सेल आपका रिस्पॉन्स देते हैं जो आपका सेल मेडिएटेड है। ये दो टाइप के रिस्पॉन्स मिलते हैं। ठीक है। अब आप हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन उसको कहेंगे जब आपकी बॉडी को नॉर्मल रिस्पॉन्स देना चाहिए था, लेकिन उसकी जगह उसने हाइपर रिस्पॉन्स दे दिया। जैसे कुछ लोगों को जो आपकी डस्ट है उससे बहुत ज़्यादा एलर्जी होती है, वो एक बार अगर डस्ट के कांटेक्ट में आते हैं तो वो बहुत बार स्नीज करते हैं। तो वो नॉर्मल रिस्पॉन्स होना चाहिए था, लेकिन वहां पर हाइपर रिस्पॉन्स है। इसी तरीके से फूड एलर्जी भी होती है। कुछ लोगों को फूड जो खाते हैं वो उनको सूट नहीं करता है, तो उनको डायरिया या फिर वॉमिटिंग बहुत एक्सेस में होता है। ठीक है, तो वो फूड एलर्जी है। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे मशरूम का केस जो है, ये एक बहुत नॉर्मल केस है कि कुछ लोगों को मशरूम जो है वो सूट नहीं करता है, तो उनको जो है वो रिएक्शंस आती हैं, आपके हाइपर रिस्पॉन्स आते हैं। ऐसे ही जो आपकी एविल की टैबलेट आती है, नाम सुना होगा आपने। तो एविल की टैबलेट भी सभी लोगों जो है वो नहीं ले सकते हैं। एविल की आपकी ड्रग भी आपकी हाइपर सेंसिटिविटी कॉज करती है। ठीक है, तो ये आपका हाइपर सेंसिटिविटी का मतलब है कि जहां पर आपकी बॉडी को नॉर्मल रिस्पॉन्स शो करना चाहिए था, वहां पर आपकी बॉडी ज्यादा आपका इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो शो कर रही है। उसको आप हाइपर जो है आप सेंसिटिविटी बोलते हो, कि प्रोवाइड मैसिव रिस्पॉन्स टू एंटीजन। और यहाँ पे मोर देन द होस्ट सेल। होस्ट सेल का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो आपका नॉर्मल एक होस्ट सेल होना चाहिए था, वो नॉर्मल रिस्पॉन्स देना चाहिए था, उससे वो ज्यादा दे रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पर मोर देन होस्ट सेल की जगह आप लिख सकते हैं मोर देन द नॉर्मल। आप नॉर्मल लिख ले, ज्यादा बेटर रहेगा, आपको समझ में आएगा कि नॉर्मल से ज्यादा रिस्पॉन्स आ रहा है। ठीक है, तो आपकी चार टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी होती है। कई बुक्स में आपको पांच भी लिखा हुआ मिलेगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। नॉर्मली आप चार ही पढ़ते हो। और ये क्लासिफिकेशन दिया था गैल एंड कोम ने। अभी तक इसको पूछा नहीं गया है, ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया है कि हाइपर सेंसिटिविटी की रिएक्शन की क्लासिफिकेशन किसने की है। तो गैल एंड कोम ने किया, तो ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है क्योंकि अभी तक आया नहीं है। ठीक है, तो आपके पास चार टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, जिसमें से आप फर्स्ट तीन को देखोगे, टाइप वन, टाइप टू, टाइप थ्री। ये आपकी इमीडिएट टाइप की रिएक्शन है। हो सकता है कि कुछ सेकंड्स में या कुछ मिनट्स में आपको रिस्पॉन्स मिल जाए, हो सकता है 1 से 2 दिन में दे, हो सकता है आपको वीक्स में रिस्पॉन्स मिले। अगर इस टाइप की रिएक्शन है वो टाइप वन, टाइप टू या टाइप थ्री होगा, कि आपको जो है इमीडिएट विद इन वीक्स आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है। और ये रिस्पॉन्स मिनट्स में भी हो सकता है, डेज में भी हो सकता है, वीक्स में भी हो सकता है। टाइप फोर जो है, इसको आप डिलेड टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी बोलते हैं, क्योंकि ये रिस्पॉन्स आपको मंथ्स में और ईयर्स में भी मिलता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। टाइप वन, टाइप टू, टाइप थ्री, इसको आप इमीडिएट टाइप ऑफ रिस्पॉन्सेज में बोलते हो, और टाइप फोर को आप डिलेड में बोलते हो। ठीक है, मैंने आपको टाइप वन हाइपर सेंसिटिविटी के बारे में कुछ कुछ बातें बता दी थी। ठीक है, हम उसी को आगे लेके जा रहे हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही है क्योंकि इससे
ऑलमोस्ट आप देखोगे 5 से 6 बार तो इसी से क्वेश्चन आता है। 2, 3, 4 जो है वो आपसे कम पूछा गया है, 1 ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है। इसका दूसरा नाम आपका एनाफाइलैक्टिक शॉक है या फिर रिएक्शन है। इसमें आपको एलर्जन की जरूरत है। आपको मैं बता दूं, एलर्जन और आपका एंटीजन दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है। अब आप एंटीजन में आप डस्ट तो काउंट नहीं करोगे, क्योंकि डस्ट में आप देखो, डस्ट का ना कोई मॉलिक्यूलर वेट है, ना उसके पास कोई अमीनो एसिड का सीक्वेंस है। लेकिन डस्ट एज एन एलर्जन की तरह काम कर सकती है। तो आपको ये बात याद रखना है कि एलर्जन और एंटीजन में फर्क होता है। एलर्जन डस्ट हो जाएगा, आपका पोलन ग्रेन्स हो जाएंगे। ठीक है। तो आपका एलर्जन कुछ भी हो सकता है, मेनली आप इसको कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बोल देते हो। ठीक है। एंटीबॉडी के केस में, एंटीजन के केस में आपकी बॉडी में मेमोरी सेल्स बनते थे। जैसे आप वैक्सीन लगवाते हो तो आपकी बॉडी में वो वाले एंटीबॉडीज काफी 20 से 30 साल तक रहती हैं। ठीक है। एलर्जन के केस में आपकी बॉडी में कोई मेमोरी बी सेल नहीं बनते हैं। ठीक है। कोई आपकी बॉडी में ऐसे सेल नहीं बनते हैं जो हमेशा याद रहेंगे कि आपकी बॉडी को एक बार बने थे, अब वो दोबारा नहीं बनेंगे। हर बार जो है वो बनती रहेगी एंटीबॉडीज। हर बार आपकी, जितनी बार आप डस्ट की कांटेक्ट में आओगे उतनी बार आपको स्नीजिंग होगी, क्योंकि वहां पर कुछ ऐसा मेमोरी सेल्स का सिस्टम नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर आपको एलर्जेंस की रिक्वायरमेंट है, एंटीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है। इसके बाद जो एलर्जन है वो एंट्री कहाँ से लेगा? जीआईटी से लेगा। तो आप बोल दोगे कि फूड एलर्जी हो रही है। अगर इनहेलेशन रूट से लेगा, जैसे पोलन ग्रेन्स है, पोलन ग्रेन्स जनरली आपके जो है फ्लावर से आते हैं, या कोई आप जो है क्रॉप वगैरह काटते हो, जो लोग खेतों में काम करते हैं वहाँ। और पोलन, जो आपको पोलन ग्रेन है, इससे आपको हे फीवर होता है। जनरली ये पूछ लिया जाता है कि हे फीवर का कोज क्या है, तो वो आपका पोलन ग्रेन है, जो आपके खेतों में उड़ के या फूलों से उड़ के आप तक आ जाते हैं। या फिर इन्वेजिव। इन्वेजिव का मतलब होता है कि फोर्सफुली आपके अंदर कोई चीज दी जा रही है। जैसे हनी भी आपको काट लेती है तो वो फोर्सफुल है, कि आप इंटेंशनली नहीं लेना चाह रहे थे, लेकिन आपको फोर्सफुली वो आपकी बॉडी में इंसर्ट हो गया, जैसे हनी बी ने आपको काट लिया। तो ये इसके एग्जाम्पल हैं। जैसे सिस्टमिक एनाफाइलेक्सिस, इसमें आपका पूरी बॉडी में इन्फ्लामेशन हो जाएगा, पूरी बॉडी में रेडनेस आ जाएगी। लोकलाइज्ड में आपकी पूरी बॉडी में नहीं होगा, कुछ एक पार्ट पे हो सकता है, रेस्पिरेटरी पे हो सकता है यूरिनरी पे हो सकता है जीआईटी पे हो। ठीक है। तो आप जैसे यहाँ पर मैंने रेस्पिरेटरी का एग्जाम्पल लिया है, कफिंग और स्नीजिंग। इसके बाद एटोपिक डर्मेटाइटिस, इसमें आपका रेडनेस, इचिंग, इस तरीके के सिम्टम आते हैं। फूड एलर्जी में वॉमिटिंग, डायरिया होता है। और अस्थमा भी आपका एक, आपका जो है टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी का रिएक्शन है। ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि ये एग्जाम्पल आपसे पूछे जाते हैं। सिस्टमिक एनाफाइलेक्सिस में पूरी बॉडी आपका रिएक्शन शो करेगी। लोकलाइज्ड में जो है आपका कुछ एक पार्ट, कफिंग, स्नीजिंग। एटोपिक डर्मेटाइटिस में जहां पर कोई आपको इंसेक्ट या पैरासाइट काटा है, वहां पर रेडनेस और इचिंग होगी। फूड एलर्जी में आपने कुछ कंज्यूम किया है। और अस्थमा आपका नॉर्मली रेस्पिरेटरी से ज्यादा आपका इन्वॉल्व है। एक बात आपको और याद रखनी है कि जो आपके घरों में सीलन आती है, वो भी आपका एक कोज बन सकती है टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन का, क्योंकि उसमें भी आपके अस्थमा वाले सिम्टम्स आते हैं। इसलिए जो लोग पीजीज में, हॉस्टल में रहते हैं, उनको ये वाले सिम्टम्स काफी नॉर्मल हो जाते हैं। ठीक है। क्योंकि मेनली आप देखो, आपके घर की तरह आपको सिचुएशंस नहीं मिलेंगे, आपको खाना भी वैसा नहीं मिलेगा। तो ये वाले रिएक्शंस होना काफी कॉमन है, कि फूड एलर्जी आपको हो जाएगी, डायरिया होगा, वॉमिटिंग होगा, और रेस्पिरेटरी रूट वाले भी आपको सिम्टम आएंगे। ठीक है। अब ये क्या है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। ठीक है। ये आपका, जब आप हॉस्पिटल में जाओगे कि आपको कोई एलर्जिक रिएक्शन है, आपको बार बार खांसी जुकाम हो रहा है, तो वो चेक करेंगे किस वजह से हो रहा है। अब किस वजह से हो रहा है उसके लिए क्या करेंगे, वो आपकी बॉडी में एलर्जन डाल के देखेंगे। जैसे पहला नंबर डस्ट को दे दिया, सेकंड नंबर उन्होंने आपका फंगस को दे दिया, थर्ड नंबर उन्होंने आपका दे दिया पोलन को। तो जहां पर ये आपका स्वेलिंग रिएक्शन आएगी, ठीक है, इसका मतलब कि आप उस एलर्जन से सेंसिटिव हो, कि आपकी बॉडी में अगर डस्ट आती है तो आपकी बॉडी उस डस्ट को लेकर बहुत ज्यादा हाइपर रिस्पॉन्स देती है। इसलिए आप 1 2 3 4 ऐसे करते करते यूजली 110 से लेकर 117 एलर्जन हमारे पास रिपोर्टेड है। तो आपके हाथ पे वो ऐसे एक एक एलर्जन लगाते जाते हैं, और उसके ऊपर उसको पेन से सर्कल करते जाते हैं और नंबर दे देते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है। इस तरीके से
तो पता लग जाता है कि आप कौन से एलर्जन से आपकी बॉडी में हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो रही है। और ये जो आपकी ये इस तरीके की इन्फ्लेमेशन और रेडनेस होता है, इसी को आप व्हील एंड फ्लेयर रिएक्शन कहते हो, जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था पहले। ठीक है। हाइपर सेंसिटिव वन में मैंने आपको बताया था आईजीई का इन्वॉल्वमेंट है। और आईजीई का रिसेप्टर आपको मैंने बताया था 3 सेल्स पे आपके होता है, मास्ट सेल्स, बेसोफिल और इजोनोफिल। मास्ट सेल्स और बेसोफिल की प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सेम थी। जो आपके मास्ट सेल्स हैं वो टिश्यू में आपका ज्यादा रिस्पॉन्स देते हैं, बेसोफिल्स आपका ब्लड में देते हैं। ठीक है। ऐसे ही मैंने आपको बताया था कि एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट में भी आपका रिस्पॉन्स रहता है। और हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इमीडिएट है, विद इन मिनट्स और विद इन सेकेंड्स में हो जाती है। जैसे आप लोग देखो, आप लोग किसी डस्ट वाले एरिया से आप गुजरोगे, तो आप उसी टाइम आपको इमीडिएटली स्नीजिंग हो जाएगा, उसी टाइम आप छींक मारना स्टार्ट कर दोगे, आपको कफिंग आने लग जाएगी। ठीक है। तो विद इन द सेकेंड्स आपका जो रिएक्शन आता है। ठीक है। तो ये आपके प्राइमरी मेडिएटर्स हैं कि ये सेल्स जो है आपके इन्वॉल्व है। इसके अलावा आपके प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ल्यूकोट्राइन्स, ब्रेडिकाइनिन, इनका भी रोल आता है। मैं आपको एक लिस्ट प्रोवाइड कर देता हूँ जिसमें आपका सारे रोल आएंगे। हिस्टामिन, सेरोटोनिन, ब्रेडिकाइनिन और ल्यूकोट्राइन, इन सारों का काम एक ही है, वेजोडाइलेशन कराना। ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स का काम क्या है? पेन। वेजोडाइलेशन हो रहा है तो आपका रेडनेस आएगी। और वहीं आपका ब्रेडिकाइनिन, सेरोटोनिन और ये सब रेडनेस के साथ क्या कोज करते हैं? आपके इचिंग कोज करते हैं। ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन अगर रिलीज हो रहे हैं तो वहां पर आपको पेन होगा। तो आप बोल सकते हो रिएक्शन में पेन, इचिंग, रेडनेस, और कई जगह पर आपका सेरोटोनिन है, तो सेरोटोनिन का रोल आपका इन्फ्लामेशन में भी आता है। ठीक है। तो ये रिएक्शन आप बोल सकते हो कि अगर आपकी बॉडी में कोई एलर्जन आ रहा है तो इस टाइप की रिएक्शन होगी। ठीक है। और ये नाम आपको याद रखने हैं, हिस्टामिन, सेरोटोनिन, ब्रेडिकाइनिन, ल्यूकोट्राइन और प्रोस्टाग्लैंडिन। ठीक है। अब आप ड्रग कौन सी दोगे ट्रीट करने के लिए? सबसे पहले आप एपिनेफ्रिन दोगे। एपिनेफ्रिन का दूसरा नाम क्या होता है? एपिनेफ एड्रेनलिन। एड्रेलिन। ठीक है। तो ये आपकी बॉडी में भी यूजुअली प्रेजेंट होता है, लेकिन आप बाहर से भी देते हो। अच्छा, ये ट्रीट कैसे करेगा? आपको मैंने ये बता दिया कि एपिनेफ्रिन देंगे, ये ट्रीट कैसे करेगा? कौन से एक्शन से आपका ठीक हो जाएगा? बहुत कॉमन एक्शन है एड्रेलिन का, बताओ। वेसोकंस्ट्रिक्शन। वेजो कंस्ट्रिक्शन, क्योंकि जितने भी आपके पिछले यहाँ पर थे वो वेजो डायलेशन कर रहे थे और हमको वेजो कंस्ट्रिक्शन कराना है। ठीक है। इसलिए हम नॉर्मली एपिनेफ्रिन का यूज करते हैं। स्टेरॉइड का यूज करते हैं क्योंकि स्टेरॉइड आपका प्रोस्टाग्लैंडिन्स का जो है, जो प्रोडक्शन है उसको रोक देता है। इसके साथ साथ ल्यूकोट्राइन का प्रोडक्शन भी प्रोस्टाग्लैंडिन बंद कर देता है। ठीक है। इसलिए हम स्टेरॉइड्स देते हैं। डाइसोडियम क्रोमोग्लाइकोलेट, ये आप अस्थमा में भी ड्रग यूज करते हो। ठीक है। जब आपकी नॉर्मल ड्रग्स काम नहीं कर रही होती तब आप ये ड्रग्स यूज कर सकते हो। ये है मास्ट सेल स्टेबलाइजर। इसका मतलब क्या है कि जब आपका आईजीई का रिसेप्टर जो मास्ट सेल पे है, इस पे एलर्जन आके बाइंड करेगा या कोई और कंपाउंड आके बाइंड करेगा, तो इसके जो अंदर ग्रेन्यूल्स हैं, इसको ये ड्रग बाहर नहीं निकलने देगी, इसका डी ग्रेन्युलेशन नहीं होने देगी, ये इसी फॉर्म में रहेगा। और मैंने आपको बताया था ग्रेन्यूल्स में आपका हिस्टामिन है और हेपेरिन है, तो ये बाहर नहीं आएंगे। तो उसको कौन सी ड्रग रोकती है? आपकी डाइसोडियम क्रोमोग्लाइकोलेट। ये आप अस्थमा में भी देते हो। इसके बाद है थियोफाइलिन। ये भी आपका इनिबिट करता है डीग्रेनुलेशन को। जो इफेक्ट आपका इसका था वो मास्ट सेल पे था, इसका इफेक्ट आपका अलग अलग सेल्स पे आ सकता है थियोफाइलिन का। किसमें प्रेजेंट होता है थियोफाइलिन? कोई एग्जांपल बताओ। टी। टी में, टी कॉफी जो आप लेते हो उसमें होता है। और एक आपकी ड्रग आती है डेरिफाइलिन। ठीक है। उसमें भी आपका ये थियोफाइलिन का कंपोनेंट होता है। तो वो भी आप अस्थमा में यूज करते हो जब आपको सीवियर या क्रॉनिक अस्थमा होता है। ठीक है। तो चाय आप पी लो तो आपको अस्थमा वाले रिएक्शन में आपको जो है रिलीफ मिलेगा। ठीक है। टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी में कोई दिक्कत हो किसी को? कहीं पे कोई क्वेश्चन हो आप लोगों का? क्योंकि उससे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है आपका टाइप 2। टाइप 2 में आप इसको बोलते हो, या तो आप बोल देते हो सेल मेडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। ये आपको नाम याद रखने हैं, सेल मेडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी। या फिर आप बोल देते हो एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मेडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी, जिसको आपने एडीसीसी बोला था। ठीक है। एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मेडिएटेड, वहां आपने आपने बोला था कॉम्प्लीमेंट फैक्टर या। ठीक है। तो यहाँ पे क्या, साइटोटॉक्सिसिटी।
तो इसमें क्या हो रहा है, आपका आईजीजी और आईजीएम इन्वॉल्व है। वहां पर कौन सा इन्वॉल्व था, आपका आईजीई। इसमें इन्वॉल्व है आईजीजी और आईजीएम। ये मैं आपको बता दूं, जब आप अलग अलग बुक से या गूगल से पढ़ोगे तो कई जगह सिर्फ आपको आईजीजी लिखा हुआ दिखाई देगा, ठीक है, लेकिन आईजीजी और आईजीएम दोनों होते हैं। अब कॉन्सिक्वेंस क्या है, एबीओ इनकम्पेटिबिलिटी। इसका मतलब क्या है, जब आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हो, जब आप ब्लड चढ़ाते हो, ठीक है, अगर वहां पर आपने ठीक से मैचिंग नहीं किया है, तब वहां पर ये रिएक्शन आ जाएगी। एक आपका केस है इराइथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस का। ये मैं आपको अभी समझा दूंगा ये कैसे होता है। आर एच नेगेटिव मदर और आर एच पॉजिटिव फादर, ये आपको अभी कंडीशन समझ में आ जाएगी। ड्रग इंड्यूस्ड ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, कोई ड्रग आपकी बॉडी में अगर इम्यून डिसऑर्डर कर रही है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कर रही है, तो उस केस में हो सकता है। मिस्थेनिया ग्रेविस इसी का एक एग्जाम्पल है, और हिमोलिटिक एनीमिया भी इसी का एक एग्जाम्पल है। तो आपको मैंने एक तो आपको बता दिया कि अगर आपने एबीओ इनकम्पेटिबिलिटी या मतलब आपने ब्लड चढ़ाना है, तो आपने ठीक से ब्लड ग्रुप मैचिंग नहीं की है कि किसका ब्लड ग्रुप किसको देना है, ठीक है। उसके बाद इराइथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, ये आपका प्रेगनेंसी के टाइम पे होता है, ठीक है। और उसके बाद आपका ड्रग इंड्यूस, कोई ड्रग है जिसकी वजह से आपकी बॉडी में कोई इम्यून रिएक्शन शो हो रहा है और कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो जाए। इसके अलावा मिस्थेनिया ग्रेविस, ये क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है कि मिस्थेनिया ग्रेविस कौन सी टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि कौन सी एंटीबॉडीज आपकी इन्वॉल्व होती है, ठीक है। और इसमें होता क्या है, जो आपका कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है वो आपका एबनॉर्मली बिहेव करता है। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या होता है कि जो आपका सरफेस प्रोटीन है उसके अगेंस्ट जो है एबनॉर्मल रिस्पॉन्स देता है। मान लेते हैं ये आरबीसी है, आरबीसी के ऊपर कोई प्रोटीन है, तो इसको देख के जो है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम रिस्पॉन्स देना स्टार्ट कर देता है, तो ये आरबीसी को क्या कर देगा, किल कर देगा, ठीक है। तो सरफेस के ऊपर आपका प्रोटीन प्रेजेंट है। मिस्थेनिया ग्रेविस में क्या होता है कि आपके जो रिसेप्टर्स हैं उनके अगेंस्ट जो है वो आपका रिस्पॉन्स आता है, और आपको पता है कि ये रिसेप्टर सेल सरफेस वाले हैं, ठीक है। तो वहां पर आपका उनके अगेंस्ट जो है वो रिस्पॉन्स आता है। तो एंटीबॉडी डायरेक्टेड अगेंस्ट सेल सरफेस एंटीजन मेडिएटेड बाय एडीसीसी, ठीक है। तो आपका एंटीजन डिपेंडेंट सेल साइटोटॉक्सिसिटी था, उससे आपका जो है टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी हो रही है कि वो आपका एबनॉर्मल बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो आपको ये केसेस याद रखने हैं कि एबीओ कंपेटिबिलिटी में है, इराइथ्रोब्लास्टोसिस में है, ड्रग इंड्यूस है, मिथेनिया ग्रेविस है, हिमोलिटिक इनीमिया है। अच्छा आप लोग बताओ, अगर किसी को हिमोलिटिक इनीमिया है, मतलब उसकी जो है रेड ब्लड सेल्स बहुत ज़्यादा टूट रही हैं, तो उस केस में बॉडी में किसका लेवल जो है बढ़ेगा, आरबीसी किस में टूटती हैं। अगर आपकी बॉडी में आरबीसी टूट रही है तो बिलिरुबिन का लेवल आपका बढ़ेगा और बिलीवेरिडिन का लेवल बढ़ेगा। ये आप लिख लेना, अगर आपकी बॉडी में हिमोलिटिक अनीमिया है, आरबीसी अगर टूट रही है, तो बिलिरुबिन और बिलवेरिडिन का लेवल बढ़ेगा। नॉर्मली ये आप जॉन्डिस वाले केस में भी आप देखते हो, इन दोनों का लेवल आपको ज़्यादा मिलता है, बिलिरुबिन और बिलवेरिडिन का, ठीक है। जिसकी वजह से आप देखते हो आइज में आपका येलोइश कलर आ जाता है, नेल्स में येलोइश कलर आ जाता है, पीला जो फेस है आपका वो येलोइश हो जाता है, वो इन्हीं दो कंपोनेंट की वजह से होता है, बिलिरुबिन और बिलवेरिडिन। अब आपका केस है इराइथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। आप में कोई है, कोई गर्ल है जिसका ब्लड ग्रुप के पीछे नेगेटिव है, ए बी नेगेटिव, ए नेगेटिव या ओ नेगेटिव, कोई है या सारे पॉजिटिव वाले हैं। कोई गर्ल जिसका ब्लड ग्रुप के पीछे नेगेटिव है, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, सी नेगेटिव, कुछ ऐसा। सर बहन का है। चलो ठीक है, आप फिर ध्यान से सुनना होगा, ठीक है। अगर मान लो जो मदर है, ठीक है, मदर आर एच नेगेटिव है। आर एच नेगेटिव का मतलब है कि उसके ब्लड ग्रुप में ए नेगेटिव है, बी नेगेटिव है, ए बी नेगेटिव है या ओ नेगेटिव है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये नेगेटिव हमें ग्रुप चाहिए, इसको आप रीसियस फैक्टर बोलते हो, ठीक है, या आप बोलते हो आर एच फैक्टर, इसको कई बार डी भी बोल देते हैं, ठीक है। तो और जो फादर है वो आर एच पॉजिटिव है। मदर का केस आपका यही केस फॉलो होगा सिर्फ इराइथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस में। ये कंडीशन आपको याद रखनी है कि मदर आर एच नेगेटिव है, फादर आर एच पॉजिटिव है। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या होता है, आपको पता है मदर आर एच नेगेटिव है और जो फीटस है, मतलब जो वॉर्म में है, वो आर एच पॉजिटिव है, ठीक है। अब जैसे जब आपका प्रेगनेंसी आपका कंप्लीट होता है, डिलीवरी होती है, उसको आप बोलते हो पैचुरेशन, ठीक है। उस टाइम पे क्या होता है, जो मदर का ब्लड है
और जो आपके फीटस का ब्लड है वो मिक्स हो जाता है। ठीक है। अब आपकी मदर है उसकी बॉडी में आर एच नेगेटिव तो है नहीं, लेकिन जो आपका फीटस है उसकी बॉडी में आर एच पॉजिटिव है, यानी डी प्रेजेंट है। तो आपकी बॉडी क्या करेगी, इसको एज एन एंटीजन की तरह ट्रीट करेगी, जो आर एच पॉजिटिव ग्रुप है, क्योंकि यहाँ पे तो है नहीं, यहाँ पे है। तो इसमें क्या होगा, जो आर एच पॉजिटिव के अगेंस्ट है जो मदर है, उसके ब्लड में एंटीबॉडीज बन जाएंगी। ठीक है, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ। मदर आर एच नेगेटिव है, फादर आर एच पॉजिटिव है, और जो फीटस है वो भी आर एच पॉजिटिव है। तो मदर के ब्लड में ये पॉजिटिव वाला कंपोनेंट नहीं है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि मदर का ब्लड जो है इस पॉजिटिव कंपोनेंट को एज एन एंटीजन की तरह ट्रीट करेगा, क्योंकि ये बाहर से आया है और उसका मदर का ब्लड जो है इस कंपोनेंट को नहीं जानता है। ठीक है, तो मदर में क्या होगा, इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन जाएगी। अब यहाँ पर क्या है, पहला जो प्रेगनेंसी है, पहला जो आपका बेबी है वो नॉर्मल होगा। ठीक है, यहाँ पर उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब सेकंड प्रेगनेंसी होगी, यहाँ पर मदर फिर से आपका आर एच नेगेटिव है, ब्लड ग्रुप तो चेंज होगा नहीं, और फीटस आपका आर एच पॉजिटिव है। ठीक है, तो अब दोबारा से ब्लड मिक्स होगा पैचुरेशन के टाइम पे, जब डिलीवरी होगी, अम्बेलिकल कोड को काटा जाएगा। तो उस टाइम क्या होगा, जो एंटीबॉडीज बनी थी फर्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम पे, वो अब काम करेंगी जो फीटस है उसके अगेंस्ट। ठीक है, जैसे ही ब्लड मिक्स होगा, और ये ब्लड मिक्स आपका 6th से 9th ट्राइमेस्टर में होना स्टार्ट हो जाता है, कि अगर आप 6th से 9th मंथ देखेंगे प्रेगनेंसी का, उस टाइम पर ब्लड मिक्स होना स्टार्ट हो जाता है। तो उस टाइम पर क्या होगा कि आपकी जो मदर की बॉडी में जो एंटीबॉडीज बनी थी, वो जो फीटस है उसकी आरबीसी को किल करना स्टार्ट कर देंगी। ठीक है, तो जो बच्चा है उसके अंदर क्या हो जाएगा, हेमोलिटिक अनीमिया हो जाएगा, आरबीसी की डेथ होना स्टार्ट हो जाएगी। और वो डेथ कर कौन रहा है, वो आपका कर रहा है मदर का ब्लड, जिसमें आपका आर एच फैक्टर के अगेंस्ट, जो ये आपका आर एच फैक्टर है इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनी थी। कब बनी थी, वो बनी फर्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम पे थी, लेकिन जो दिक्कत आएगी वो सेकंड प्रेगनेंसी के टाइम पे आएगी। ठीक है, यहाँ पर आर एच पॉजिटिव फैक्टर है फीटस में और फादर में भी, इसलिए जो आर एच नेगेटिव फीमेल है तो उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत रहती है। हालांकि अब कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड केस नहीं है, हमारे पास ट्रीटमेंट है। ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत हो कि फर्स्ट प्रेगनेंसी नॉर्मल है, सेकंड प्रेगनेंसी में जो है हिमोलिटिक अनीमिया होगा, फीटस में होगा। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को इसमें, इस केस में? सर अगर ब्लड को मिक्स हो रहा है और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हो रहा है, हम्म। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में तो प्रॉब्लम होनी चाहिए। हाँ, उसी टाइम होती है, मदर के ब्लड में ही आपका बिलिरुबिन और बिलवेरिडिन का लेवल बढ़ता है। लेकिन अगर कंप्लीट ब्लड मिक्स देखेंगे तो तब होता है जब आपका अम्बेलिकल कोड को काटते हैं। ठीक है, उस टाइम होता है। और यूजली क्या होता है, ब्लड मिक्स ना भी हो। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि आपका आईजीजी जो है वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाता है, ये बात मैंने आपको बताई थी। हाँ। तो ये अगर क्रॉस कर रहा है, आईजीजी मान लो अगर क्रॉस कर गया, आईजीएम इतना क्रॉस नहीं कर पाता है, आईजीजी अगर क्रॉस कर गया प्लेसेंटा को, तो जो फीटस के अंदर आरबीसी है उसको तो किल कर ही देगा। ठीक है, इसलिए आपको बताया था कि आपका आईजीजी और आईजीएम का रोल आता है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? सर ये भी तो हो सकता है कि मदर और फीटस का मतलब आरएच फैक्टर सेम हो। अगर सेम है तो फिर आपकी कोई एंटीबॉडी नहीं बनेगी। अगर फीटस आर एच नेगेटिव हो जाता है तो कोई एंटीबॉडी नहीं बनेगी, इसलिए मैंने आपको बोला था केस आपका यहीं रहेगा, आर एच नेगेटिव मदर और आर एच पॉजिटिव फादर। ठीक है, और यहाँ पर भी ये जो फीटस है वो आर एच पॉजिटिव ही होगा। अगर मान लो हमारा केस ये होता, आर एच नेगेटिव मदर है और आर एच नेगेटिव ही फादर है, तो अब जो बेबी होगा वो आर एच नेगेटिव ही होगा, हमें ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ये केस आपको ध्यान रखना पड़ता है कि मदर जो है वो आर एच नेगेटिव होनी चाहिए। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? तो जो भी है एक बार आप लोग ध्यान रखना, ये मतलब जो भी गर्ल है वो या आर एच नेगेटिव है तो। अब इसका प्रिवेंशन क्या है, अब तो ट्रीटमेंट अवेलेबल है। जैसे जैसे ही फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है, हम क्या करते हैं, मदर को विद इन 48 आवर्स, जैसे ही फर्स्ट डिलीवरी होती है, फर्स्ट बेबी की डिलीवरी होती है, उसके हम 48 घंटे के अंदर अंदर, 48 से 72 घंटे के अंदर अंदर हम उसको एंटी आर एच एंटीबॉडीज दे देते हैं, या एंटी डी एंटीबॉडीज दे देते हैं। उससे होता क्या है कि मदर का ब्लड एंटीबॉडीज नहीं बनाता है,
क्योंकि हमने बाहर से दे दी तो पहले ही आपका जो एंटीबॉडीज बननी थी वो नहीं बन पाती, वो पहले से आपका न्यूट्रलाइज हो जाता है। जो आपका आर एच एंटीजन आया था, आर एच पॉजिटिव एंटीजन फीटस के ब्लड से आया था, उसको ये जो एंटीबॉडीज हमने दी है बाहर से, ये न्यूट्रलाइज कर देती है, जिसकी वजह से मदर के ब्लड में आपकी एंटी आर एच एंटीबॉडीज नहीं बन पाती है, तो हम बाहर से दे देते हैं। ठीक है, तो ये आपका प्रिवेंशन है कि अब अगर आप बाहर से एंटी आर एच एंटीबॉडीज दे दें 48 से 72 घंटे के अंदर, तो जो मदर है उसको सेकंड प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, लेकिन ये यूजुअली ये इंजेक्शन थोड़ा सा महंगा आता है, कुछ 10-12 हज़ार का भी इंजेक्शन आता है इस एंटीबॉडीज का, तो कई बार लोग अवॉइड कर देते हैं। अब ये तो आपको मैंने केस बताया प्रेगनेंसी वाला, लेकिन अब भी ऐसे केस आते हैं हमारे पास, ट्रीटमेंट अवेलेबल है फिर भी ऐसे केस आते हैं, क्योंकि मिस कैरेज के केस में भी आपका कई बार ब्लड मिक्स हो जाता है और फिर पता नहीं लगता है कि जो मदर है मिस कैरेज हुआ था तो उसमें पहले से ही एंटीबॉडीज बन गई है। ठीक है, तो ये मिस कैरेज वाले केस हम डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। प्रेगनेंसी वाले तो डिटेक्ट हो जाते हैं, लेकिन मिस कैरेज वाले जहाँ पर जो है वो बेबी जो है वो आपका यूट्रस से अटैच नहीं रह पाया, बाहर निकल गया, उस केस में ब्लड मिक्स होता है तो वहां पर एंटीबॉडीज बन जाती है। इसको आप बोलते हो इस केस को इरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। यहाँ पे रोल किसका आया, आपका आईजीजी का रोल आया है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत हो इस केस में? हालांकि आपसे ये पूरा डिटेल में कुछ नहीं पूछा जाएगा, आपसे सिर्फ नाम पूछ लेंगे, इरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस में कौन से टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी होती है, आपसे इतना पूछेंगे, इतना डिटेल में नहीं पूछेंगे, पर आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए क्योंकि ये आपके काम की चीज़ है बहुत। ठीक है, यहाँ तक दिक्कत किसी को पिछले केस में इरेथ्रोब्लास्टोसिस वाले में? तो सर हाँ बोलो। सर जैसे आपने कहा कि जब हम सेकेंड प्रेगनेंसी हुई है, हम्म। तब अगर थर्ड ट्राइमेस्टर में ब्लड मिक्स हो रहा है और एंटीबॉडीज फॉर्म हुई ब्लड मिक्स फर्स्ट नहीं में, हो तो रहा है, आप ब्लड ब्लड से सिर्फ न्यूट्रिएंट और इम्यूनोग्लोबुलिन जा रहे हैं। ब्लड मिक्स होता है अगर अम्बेलिकल कॉर्ड में कोई दिक्कत आ जाए, तो अम्बेलिकल कॉर्ड जो बनी है वो टूट जाए तो यूजुअली क्या होता है, जब डिलीवरी होने वाली होती है ना, तो उस टाइम पे अब जैसे आप केस देखते हो प्री मैच्योर बेबी का, कुछ बच्चे 7 मंथ में आ जाते हैं बाहर, तो उस केस में अम्बेलिकल कॉर्ड डैमेज ज़्यादा हो जाती है, ज़्यादा उसका जो आपकी स्टिफनेस है वो बढ़ जाती है, इस वजह से हम बोल देते हैं मिक्स होता है। यूजुअली मिक्स नहीं होता है नॉर्मल केसेस में। ठीक है, तो आपको उस बात का ध्यान रखना, वहां पर आपका आईजीजी ही अंदर जाती है। इसमें भी मैंने आपको स्पेसिफिकली बताया था आईजी2 नहीं जाती है, बाकी सारी जाती है। और बताओ कोई, और कोई डाउट है? समझ में आ गया आप लोगों को? क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड केस होता है वो, फर्स्ट प्रेगनेंसी सेकंड प्रेगनेंसी का। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी। ये आपका 2021 का या 22 का क्वेश्चन है इसका। ठीक है, एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी का। अच्छा, आप लोगों का ब्लड ग्रुप होगा या तो ए होगा, बी होगा, ए बी होगा या ओ होगा, इसके अलावा तो नहीं है किसी का कोई? चलो ठीक है, ये आपका ब्लड ग्रुप है आरबीसी के सरफेस की वजह से। आरबीसी का सेल ऐसे होता है, तो इस आरबीसी के सरफेस के ऊपर एक चैन प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये चैन जनरली आपकी कार्बोहाइड्रेट की होती है। ठीक है, तो इस चैन में कौन कौन से कंपोनेंट है, इस बेसिस पे आपका ब्लड ग्रुप डिसाइड हुआ हुआ है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा हुआ था जीपेट में कि आपका ब्लड ग्रुप किस बेसिस पे डिफाइड हो आपका डिसाइड होता है, तो आपका आरबीसी के ऊपर जो ये चैन है जिसको आप एंटीजन बोलते हो, इस बेसिस पे आपका डिफाइन होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका पिछले सालों में ही 1-2 साल में पूछा हुआ। ठीक है, तो ये आपका आरबीसी है, इसको मैंने नंबर दिया है चैन को 1 2 3 4। ठीक है, ये जो 1 से लेकर 3 तक का कंपोनेंट है ये हर किसी में प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे 1 कंपोनेंट कोई भी है, ये ब्लड ग्रुप ए वाला है उसमें भी प्रेजेंट है, बी वाला है उसमें भी प्रेजेंट है, ए बी वाला है उसमें भी प्रेजेंट है, और ओ वाला है उसमें भी प्रेजेंट है। तो ये 3 चीजें तो सब में प्रेजेंट है। जो आपका ए एंटीजन बना, बी ब्लड ग्रुप बना, ए बी बना, ओ बना, वो बना है नंबर 4 पे क्या अटैच है उससे। ठीक है, पहले मैं आपको एक पे बता देता हूँ। एक पे आपका अटैच है एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, जिसको आप क्या बोलते हो, नैक बोल देते हो। ठीक है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। ठीक है, सेकंड पे क्या अटैच है आपका, ग्लैक्टोज। थर्ड पे क्या अटैच है, फ्यूकोज। इसको आप तीनों कंपोनेंट को मिला के बोलते हो एच एंटीजन। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि
कोई ऐसा एंटीजन बताओ जो सब में प्रेजेंट है, तो वो एच एंटीजन है। ए बी सी यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों कंपोनेंट है। फर्स्ट पे आएगा एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन, सेकंड पे ग्लैक्टोज, थर्ड पे फ्यूकोज। अगर फोर्थ नंबर पे एन एसिटाइल ग्लैक्टोसामिन, ग्लैक्टोज है यहाँ, ग्लूकोज नहीं है, ग्लैक्टोज है, ठीक है, अगर एन एसिटाइल ग्लैक्टोसामिन प्रेजेंट है तो आपका ब्लड ग्रुप ए है। अगर यहाँ पर फोर्थ नंबर पे ग्लैक्टोज प्रेजेंट है तो आपका ब्लड ग्रुप बी है। अगर दोनों प्रेजेंट है एन एसिटाइल ग्लैक्टोसामिन और ग्लैक्टोज, आपका ब्लड ग्रुप ए बी है। अगर चौथे नंबर पे कुछ भी प्रेजेंट नहीं है तो आपका ब्लड ग्रुप ओ है। ठीक है, जो ए ब्लड ग्रुप वाले हैं उनके फोर्थ नंबर पे एन एसिटाइल ग्लैक्टोसामिन प्रेजेंट है। जो बी ब्लड ग्रुप वाले हैं उनके जो फोर्थ नंबर पे है वो ग्लैक्टोज प्रेजेंट है। जो ए बी वाले हैं एन एसिटाइल ग्लैक्टोसामिन और ग्लैक्टोज दोनों प्रेजेंट है। जो ओ वाले हैं, जो कि मैं हूँ, तो वो कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो अब आप लोग देख लेना आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है, तो उस पे फोर्थ नंबर पे क्या प्रेजेंट है। तो आपका ब्लड ग्रुप जो है डिसाइड हो रहा है जो आरबीसी के सरफेस के ऊपर जो एंटीजन प्रेजेंट है उससे डिटेक्ट आपका जो है वो हो रहा है। कई बार एंटीजन की जगह आपको क्या लिखा हुआ मिल जाएगा, सरफेस प्रोटीन, तो आपको घबराना नहीं है, उसका मतलब वही है। ठीक है, मेनली आपको ऑप्शन में एंटीजन ही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत कि आपका ब्लड ग्रुप कैसे डिसाइड, आपका ब्लड ग्रुप किसको बोलते हैं, कैसे बनता है, वो आपका आरबीसी के सरफेस के ऊपर जो प्रोटीन है उससे बनता है। और ये आपका बनता है फादर और मदर में कौन सा जो है कंपोनेंट अटैच है। फादर में हो सकता है एनएसिटाइल ग्लैक्टोसामीन और मदर में हो सकता है ग्लैक्टोज हो, तो हो सकता है दोनों अटैच हो जाएं, दोनों में से कोई एक अटैच हो एक भी ना हो, तो हम वो पॉसिबिलिटी देख के चलते हैं। ठीक है, कि कौन सा ब्लड ग्रुप हो सकता है। यहाँ तक दिक्कत किसी को कि ब्लड ग्रुप कैसे बने आपके, किसी को कोई डाउट हो यहाँ पे? सर ये एंटीजन तभी लग जाते हैं जब बोन मैरो में हेमाटोपोइसिस हो रहा होता है। हाँ, ये एंटीजन आपका जब ब्लड बन रहा होता है उससे पहले ही, जब आपका जेनेटिक क्रोमोसोम के अंदर जो क्रॉसिंग ओवर होता है उस टाइम पे ही आपका डिसाइड हो जाता है। ठीक है, उसी टाइम क्रॉसिंग ओवर होके पता लग जाता है कौन सा ब्लड ग्रुप बनेगा। ठीक है, जैसे बच्चा पैदा होता है तो पैदा होने के बाद जो हॉस्पिटल वाले हैं उसकी सारी चीज़ें चेक करते हैं, वेट, ब्लड ग्रुप कौन सा है, वो तो ब्लड आप लेते ही उस टाइम पे बता देते हो ना कि ये वाला ब्लड ग्रुप है, ओ है, ए बी है या कोई भी है। ठीक है, वो पहले ही आपको क्रॉसिंग ओवर के टाइम के बाद पता लग जाता है। ठीक है, तो अगर आपकी बॉडी में ए, आपका ब्लड ग्रुप ए है, तो आपकी बॉडी में कौन सा एंटीजन है, ए है। ए एंटीजन का मतलब क्या था, एन एसिटाइल ग्लैक्टोसामिन। ठीक है, और अगर आपकी बॉडी का ब्लड ग्रुप बी है ब्लड का, तो वहां पर बी एंटीजन है, तो मतलब क्या है, ग्लैक्टोज है। अगर ए बी है तो एन एसिटाइल ग्लैक्टोसामिन प्लस आपके पास क्या है, ग्लैक्टोज है। अगर नो एंटीजन है मतलब ओ ब्लड ग्रुप है, तो आपके पास कोई भी एंटीजन नहीं है। ठीक है, वहां पे सिर्फ आपका एच एंटीजन प्रेजेंट है जो सब में कॉमन था। अब जिनका ब्लड ग्रुप ए है उनकी बॉडी में एंटी बी एंटीबॉडीज बनेंगी। ठीक है, अच्छा, आप एक बात बताओ, यहाँ पर एंटीजन ए है और एंटीबॉडी बन रही है एंटी बी, ऐसा क्यों? कोई रीजन है ऐसा कि आपकी बॉडी में एंटीजन ए है? हम तो यही कहते आए हैं कि जोन सा एंटीजन आएगा उसी के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनेगी। यहाँ तो एंटीजन ए प्रेजेंट है लेकिन आपकी बॉडी में एंटी बी एंटीबॉडीज है। सर एंटीजन ए जो है वो सेल्फ है, हाँ, हमारा खुद का है। बिल्कुल ठीक है। आपकी बॉडी में स्टार्टिंग में दोनों एंटीबॉडीज बनती हैं, ए और बी, लेकिन जो आपका एंटीजन होता है ना वो वाली एंटीबॉडी आपकी खत्म कर दी जाती है। ठीक है, एज एन सेल्फ ट्रीट करके उसका प्रोडक्शन बंद हो जाता है। इसलिए आपकी बॉडी में सिर्फ आपकी ए ब्लड ग्रुप वाले में सिर्फ आप में बी एंटीबॉडीज जो है वो ट्रीट होंगी। ये बिल्कुल ठीक था, जिसने भी आंसर किया बहुत सही आंसर किया। ठीक है, अगर एंटीजन बी है तो आपकी बॉडी में क्या होगा, बी वाली एंटीबॉडीज नहीं बनेगी, ए वाली बनेगी। ठीक है, अगर ए बी है तो कोई भी एंटीबॉडीज नहीं बनेगी। अगर ओ है मतलब कोई भी एंटीजन नहीं है, तो एंटी ए एंटी बी एंटीबॉडीज बनेगी, दोनों एंटीबॉडीज बनेगी। ठीक है, अब आपके माइंड में एक और क्वेश्चन आना चाहिए था कि हम एंटी बी एंटीबॉडीज क्यों बोल रहे हैं, तो ये एक्स्ट्रा एंटी क्यों आ रहा है। जब आपका एंटीबॉडीज के अगेंस्ट हमारी बॉडी में कोई एक्शन आता है, कोई एंटीबॉडी बनती है, तब आप उसको इसी तरीके से लिखते हो,
एंटी बी एंटीबॉडीज, एंटी ए एंटीबॉडीज, इसलिए ये एक वर्ड आपका एक्स्ट्रा आता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा, अगर आपकी बॉडी में ए एंटीजन है तो अगर आप एंटीबॉडीज चेक कराने जाओगे तो वहाँ एंटी बी एंटीबॉडीज मिलेंगी। बी एंटीजन है तो ए बी है तो कोई भी नहीं है, अगर ओ है तो आपकी बॉडी में एंटी ए और एंटी बी मिलेंगी। इसलिए जो ओ ब्लड ग्रुप वाले हैं वो लोग थोड़ा कम बीमार पड़ते हैं। ठीक है, तो अब अगर आप देखो एंटीजन को एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसको आप बोलते हो ए ग्लूटिनोजन, और एंटीबॉडी को आप बोलते हो ए ग्लूटिन। जब आप ब्लड ट्रांसफर करते हो उस टाइम पर ये रिएक्शन हम ये नाम यूज करते हैं, तब आप एंटीजन को ए ग्लूटिनोजन बोलते हो और एंटीबॉडी को ए ग्लूटिन। और जो वो रिएक्शन शो करते हैं एंटीजन और एंटीबॉडी, आप उसको ए ग्लूटिनेशन रिएक्शन बोलते हो या फिर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हो। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है, एंटीजन को आप ए ग्लूटिनोजन बोलोगे, एंटीबॉडी को आप ए ग्लूटिन बोलोगे। ठीक है, चलो अब आपको बता देते हैं कि आपको जो है ब्लड ग्रुप कैसे देखना है, कि कौन सा ब्लड ग्रुप किसको दे सकता है। आपको आता है क्या पहले ये वाला कॉन्सेप्ट कि ए ब्लड ग्रुप चाहिए तो हम किससे ले सकते हैं? जिसका एंटीजन होगा उसका मतलब जो एंटीजन होगा ए का एंटीजन है जैसे, तो वो सब किल कर देगा दूसरे वाले को, ए वाले को और O वाले को। चलो ठीक है, एक बार मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, मान लो यहाँ पर हमने दो केस लिए। यहाँ पर जो आर लिखा है, आर का मतलब है रिसिपिएंट, जिसको ब्लड चाहिए। ठीक है, और हमारे पास जो डोनर है वो है हमारा बी पॉजिटिव। तो बी पॉजिटिव है तो इसके पास कौन सा एंटीजन होगा? एंटीजन बी। और ए वाले में हमको सिर्फ क्या देखना है, ए वाले में हमको सिर्फ ये देखना है कि एंटीबॉडीज क्या है। मतलब हमें रिसिपिएंट की एंटीबॉडीज देखनी है और जो डोनर है उसका एंटीजन देखना है। ठीक है, अब यहाँ पर बी एंटीजन है और बी के अगेंस्ट यहाँ पर एंटीबॉडीज प्रेजेंट है। अगर आप इसका ब्लड इसमें चढ़ा दोगे तो मेजर रिएक्शन शो होंगी। ठीक है, तो आप इस केस को बोल दोगे ए बी ओ इनकम्पेटिबिलिटी, कि डॉक्टर ने जो है वो ठीक से ब्लड ग्रुपिंग मैच नहीं की है। तो डोनर का एंटीजन और रिसिपिएंट की एंटीबॉडी आपकी मैच नहीं होनी चाहिए अगर आपको एक सक्सेसफुल ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है तो। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है, डोनर का एंटीजन, रिसिपिएंट की एंटीबॉडी। ठीक है, यहाँ वाले केस में देखो, यहाँ पे रिसिपिएंट मैंने सेम रखा है ए पॉजिटिव। मैं यहाँ पॉजिटिव को नहीं लेके चल रहा हूँ, आर एच फैक्टर मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो ए पॉजिटिव है, यानी इसके पास कौन सा होगा? एंटी बी एंटीबॉडीज होंगी। सेम केस है, यहाँ पर मैंने बी पॉजिटिव था, इसको मैंने ए ब्लड ग्रुप ले लिया, तो यहाँ पर एंटीजन कौन सा है? ए है। तो एंटीजन ए है तो ये क्या कर सकता है, इसको अब आपका ब्लड दे सकता है, क्योंकि यहाँ पे ए एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है, वो बी के अगेंस्ट प्रेजेंट है। तो कोई भी आपकी मेजर रिएक्शन शो नहीं होगा। हालांकि माइनर रिएक्शन शो होती हैं, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था, अगर आप ब्लड चढ़ाते हो तो नॉर्मल सी बात है कि फीवर होगा, वो आपकी माइनर रिएक्शन में आता है। मेजर रिएक्शन में क्या आ जाता है? आपका हीमोलाइटिक अनीमिया। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। तो अगर आप मेजर रिएक्शन चेक कर रहे हो तो सिर्फ आपको रिसिपिएंट की एंटीबॉडी और डोनर का एंटीजन देखना है। अगर ये दोनों मैच कर गए मतलब आपका ब्लड ट्रांसफ्यूजन पॉसिबल नहीं है, वहाँ एबीओ इनकम्पेटिबिलिटी आ जाएगी और आपकी बॉडी में जो आईजीजी और आईजीएम प्रेजेंट है वो किल कर देंगे। फिर आप जितना ब्लड चढ़ा लोगे उतना वो किल करते जाएंगे और हेमोलिटिक अनीमिया हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ब्लड हम बहुत धीरे धीरे चढ़ाते हैं, ड्रॉप बाय ड्रॉप चढ़ाते हैं। ठीक है, अगर आप एक ही दम से ब्लड की स्पीड चढ़ा दोगे तो एक एक ही दम बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा, इसलिए बहुत स्लो चढ़ाते हैं और फ्रिज से निकाल के पहले उसको नॉर्मल 37 के अराउंड लेके आते हैं। ठीक है, किसी को कोई डाउट यहाँ पे ब्लड ग्रुपिंग में? अच्छा, यूनिवर्सल डोनर कौन है? ओ ग्रुप ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव, ठीक है। और यूनिवर्सल एक्सेप्टर? ए बी पॉजिटिव। ए बी पॉजिटिव। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, ये आपका टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, बहुत आपका इजी सा है। ये होता है आपका एंटीजन और एंटीबॉडी की कॉम्प्लेक्स की वजह से। जैसे मैंने आपसे पूछा था कि एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, कोवलेंट या नॉन कोवलेंट? ठीक है, तो आप लोगों ने बताया था कोवलेंट बनता है, तो वो इसी केस में होता है। अगर आपका हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो जाएगी तब कोवलेंट बॉन्ड बनेगा।
लेकिन नॉर्मल केस में एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में जो है नॉन कोवलेंट बॉन्ड होता है। अगर ये रिएक्शन शो होगी तो मतलब वहां पे कोवलेंट बॉन्ड बन गया। ठीक है, इस रिएक्शन का दूसरा नाम है इम्यून कॉम्प्लेक्स हाइपर सेंसिटिविटी। ठीक है, या फिर आप इसको एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बोलते हो। आईजीई वाले केस में यानी फर्स्ट हाइपर सेंसिटिविटी में आपको एलर्जन की नीड थी, यहाँ पर आपको एंटीजन की नीड है। तो मैंने आपको बताया था एलर्जन और एंटीजन में फर्क होता है। एलर्जन आपका डस्ट हो सकता है, पोलन ग्रेन हो सकते हैं, कोई फूड हो सकता है। ठीक है, लेकिन एंटीजन जो है आपका स्पेसिफिकली कोई ना कोई ऐसा मॉलिक्यूल होगा जिसके पास अमीनो एसिड का सीक्वेंस होगा। ठीक है, ये हो सकता है। और यहाँ पर जो एंटीबॉडी इन्वॉल्व है वो आईजीजी है। ठीक है, हाइपर सेंसिटिविटी 1 में आईजीई, सेकंड में आईजीजी आईजीएम और थर्ड में आपका आईजीजी इन्वॉल्व है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ये वाली जो रिएक्शन है जो आप मैंने आपको टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी वाली रिएक्शन बताई है, ये आपकी विद इन डेज में आती है, यानी 2-3 दिन में रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाता है और आपकी बॉडी में बिलिरुबिन अगर हो रहा है तो बिलवेरिडिन का लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। 2-3 दिन में आती है, पहली वाली तो मिनट्स में आपका रिएक्शन शो कर देती है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है जैसे यहाँ पर देखो, इसमें क्या है, ये एंटीजन और जो आपका एंटीबॉडी है इसका इम्यून कॉम्प्लेक्स बन गया। और ये इम्यून कॉम्प्लेक्स ऐसा बना है कि ये आपकी बॉडी से जो है एक्सक्रीट आउट नहीं हो सकता है, ना इसका फैगोसाइटोसिस हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, आपके किसी ना किसी ऑर्गन में जाके एक्यूमुलेट हो जाएगा और वहां पर इम्यून रिएक्शन आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये मेनली आपका एक्यूमुलेट होता है किडनी में सबसे ज्यादा, जहाँ फिल्ट्रेशन होता है ब्लड का, या फिर साइनोवियल जॉइंट में या ब्रेन में। ठीक है, और ये भी आपका एडीसीसी के इन अप्रोप्रिएट फंक्शन की वजह से होता है। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, और ये होता कब है, जब जो है आपकी बॉडी में कोई लार्ज साइज का एंटीजन आ जाए और लार्ज कंसंट्रेशन में आ जाए। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। ये रिएक्शन तभी होगी जब कोई लार्ज एंटीजन आ गया जिसका साइज बहुत बड़ा है और कंसंट्रेशन भी ज़्यादा है, तब आपका टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती है। इसको आप बोलते हो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स या इम्यून कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर आपको एंटीजन की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो ये आपका जल्दी से डिजोल्व आउट या एक्सक्रीट आउट नहीं होता, इसको आप टाइप 3 बोलते हो। इसका एग्जांपल है रूमेटोइडल अर्थराइटिस और सिस्टमिस ल्यूपियस एरिथेमाइटस। ये क्वेश्चन आपसे पहले पूछा हुआ है। ठीक है, पहले वाले पेपर में जब एनटीए नहीं लेता था उस टाइम पे ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि रूमेटोइडल अर्थराइटिस जो है वो कौन से टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन शो करता है। ठीक है, तो आपका इसका आंसर टाइप 3 है। ठीक है, नेक्स्ट है टाइप 4। टाइप 4 जनरली रिएक्शन ये आपको कुछ मंथ में भी शो हो सकती है, कुछ ईयर्स में भी शो हो सकती है। ठीक है, और इस रिएक्शन को आप बोलते हो डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी या कॉन्टैक्ट हाइपर सेंसिटिविटी। इसका एक और नाम भी है ग्रैनुलोमा हाइपर सेंसिटिविटी, क्योंकि इसका एग्जाम्पल हमारे पास बहुत कम है इसलिए हम बोलते हैं। ठीक है, तो इसका नाम है डिलेड टाइप, सबसे कॉमन नाम यही है डिलेड टाइप। सेकंड इसको आप बोलते हो कॉन्टैक्ट हाइपर सेंसिटिविटी या ग्रैनुलोमा हाइपर सेंसिटिविटी। तो जैसे मान लो इसको समझने के लिए कि कोई शादी है और आप कोई नायलॉन का ड्रेस ले लेते हैं। ठीक है, ये बहुत मतलब सिल्की टाइप कपड़ा होता है और रिएक्शन शो कर देता है समर में। ठीक है, तो आपको क्या होगा, 2 से 3 दिन के बाद आपकी बॉडी पे रेड कलर के पैचेस बन जाएंगे। ठीक है, तो ये रिएक्शन उसी टाइम नहीं आया, कुछ टाइम बाद आया। हो सकता है कि उस टाइम ना आए, कुछ मंथ्स के बाद आए, कुछ वीक्स के बाद आए, 2-3 वीक्स में आए। ठीक है, तब आप उसको बोलते हो डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी। और इसका सबसे एक परफेक्ट एग्जांपल हमारे पास टीबी का है, ट्यूबरक्लोसिस का। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस में क्या होता है कि इसका जो है आपका फैगोसाइटोसिस नहीं हो पाता है। ट्यूबरक्लोसिस का जो बैक्टीरिया है वो फैगोसाइटोसिस को अवॉइड कर जाता है, जिसकी वजह से ट्यूबरक्लोसिस के केस में आपके लंग्स में, अगर लंग्स में टीबी है तो वहां पर ग्रैनुलोमा बन जाते हैं, अगर किसी और ऑर्गन में है तो वहां बन जाएंगे। अब होता क्या है कि जो मैक्रोफेजीज है, मैक्रोफेजीज जो है टीबी का बैक्टीरिया जो है इसको पकड़ लेते हैं। नॉर्मली तो क्या होना चाहिए था कि मैक्रोफेजीज टीबी के बैक्टीरिया को लेके जाए अंदर, इसको प्रोसेस करे और यहाँ पर MHC2 से रिप्रेजेंट कर दे। नॉर्मली तो ये केस होना चाहिए था, पर ये होता नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या करता है, जो आपका टीबी का बैक्टीरिया है इस प्रोसेस को अवॉइड करने के लिए मैक्रोफेजेस के ऊपर बहुत सारे टीबी के
आपके बैक्टीरिया जो हैं वो आके अटैच हो जाते हैं, ठीक है। जिससे कि क्या होता है, ये जो टीबी का पैथोजन है ये मूव नहीं कर पाता है। एक आपका जो था मैक्रोफेजिस था, इसके ऊपर बहुत सारे टीबी के आपके एंटीजन आके बाइंड हो गए, तो ये एंटीजन अब बाइंडेड फॉर्म में है, मूव नहीं कर पाएंगे। तो इसको ट्रीट करने के लिए जो टीएच सेल है वो यहाँ तक पहुँचती हैं और फिर यहीं पे आके इसको किल करने की कोशिश करती हैं, ठीक है। तो उस टाइम पर आपका क्या होता है, ग्रेनुलोमा फॉर्म हो जाता है, एक इस तरीके से गोल सा रिएक्शन बन जाती है। इसलिए टीबी वाले पेशेंट का जब आप एक्सरे देखोगे तो आपको कहीं कहीं पर ऐसे एक्सरे में वाइट कलर के डॉट दिखाई देंगे, ठीक है, वो आपका ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन हुआ होता है, ठीक है। और इसमें आपका इन्वॉल्व है टीएच सेल और मैक्रोफेजेस, 90% केसेस में मैक्रोफेजेस इन्वॉल्व है, ठीक है। तो ट्यूबरक्लोसिस के केस में आपको डिलेड टाइप हाइपरसेंसिटिविटी मिलता है, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत हो इस टॉपिक में, हाइपर सेंसिटिविटी वाले में, इसलिए मैंने बहुत स्लो कराया है आपको, क्योंकि क्वेश्चन आने की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे। कोई डाउट हो किसी सर का? टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 जो होता है वो तो तीनों ही इमीडिएट टाइप का है, तो उसमें डिफरेंस क्या रहेगा सर? मैं मतलब बता क्लासिफिकेशन की देता मैं बेसिस क्या मैं है? बता देता हूँ, बता देता हूँ। जो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी है वो विद इन 1 आवर में हो जाती है, ठीक है। टाइप 2 जो है वो आवर्स टू डे लेती है, मान लेते हैं कि 24 घंटे में ना होके वो 48 घंटे में हो गया, ठीक है। तो वो टाइप 2 है। टाइप 3 जो है वो 1 से 3 वीक वीक में होती है। टाइप 4 का हम कुछ कह नहीं सकते कि ये डेज में भी हो जाए, वीक्स में भी हो जाए, लेकिन ये जो है ये डिलेड टाइप है, इसमें कई बार मंथ में भी बात चली जाती है या ईयर्स में भी पहुंच जाता है, ठीक है। तो इसीलिए आप टाइम बेस पे अगर डिफ्रेंशिएट करोगे तो टाइप 1 विद इन 1 आवर, ये तो मिनट्स में भी हो जाता है। टाइप 2 में 1 से 2 दिन आपके लग जाते हैं। टाइप 3 में वीक्स में रिएक्शन आती है। और टाइप 4 में आपका डेज, वीक्स, मंथ आप कुछ कह नहीं सकते हो डायरेक्ट, ठीक है। और कुछ, ये मैंने आपको एक चार्ट बना के इसलिए मैंने लगा दिया ताकि आपको समझ में आ जाए कि यहाँ आईजीई और एलर्जन का रोल है। यहाँ आपके साइटोटॉक्सिक सेल हैं जिसमें आईजीएम और आईजीजी आपका इन्वॉल्व है। यहाँ टाइप 3 है जिसमें आपका कॉम्प्लेक्स बन रहा है बहुत बड़ा, ठीक है। और टाइप 4 में आपका जो ये साइटोकाइंस हैं ये आपका रिलीज हो रहे हैं ग्रेनुलोमा तक पहुंचने के लिए, ठीक है। ये आपका टी टी सेल मेडिएटेड, उसमें भी टी एच सेल, ठीक है। ये अलग अलग आपके एग्जाम्पल है, एनाफाइलेक्सिस, हिमोलिटिक अनीमिया, आपका ये सिस्टम ल्यूपस इराइथ्रोमस, और ये रैशेज और एसजीएस जो आप ग्रेनुलोमा बोल देते हैं, ठीक है। किसी को डाउट यहाँ तक इस टॉपिक में? बताओ। चलो ठीक है नो आप। सर। हाँ बोलो। नहीं है डाउट? नहीं। चलो फिर आपको, सर ये सिस्टमिक ल्यूपस एरिथेमाटिस क्या होता है? इसमें क्या होता है, इसको आप बटरफ्लाई डिजीज भी बोलते हैं। इसमें आपकी पूरी बॉडी पे रिएक्शन आती है और आपका जो चेहरा है वो बिल्कुल पिंकिश हो जाता है, ठीक है। अर्टिकेरिया टाइप होता है, इसमें आपकी पूरी बॉडी में इम्यून रिएक्शन शो होती है, उसको बोलते हैं। और बताओ। चलो, एक्चुअली ना आपका एक, मैं सोच रहा था एक टेस्ट ले लेते हैं, इम्यूनोलॉजी काफ़ी पढ़ा दी है, ठीक है। तो मैं आपको ना एक शीट भेज दूंगा वर्ड फाइल की, ठीक है। आपका कल सैटरडे संडे है ना, तो सैटरडे संडे मैं आपको ऑफ दे रहा हूँ, ठीक है। और मैं संडे आपको 7 या 8 बजे एक शीट भेज दूंगा वर्ड फाइल की, आप उसका प्रिंट ले लेना, आपको जैसे करना हो आप वैसे कर लेना, ठीक है। उसमें आपके 25 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 4 नंबर का है और नेगेटिव मार्किंग -1 है, ठीक है। और 100 नंबर का आपका ये पेपर है, इसमें जितना अब तक करा दिया, यानी आज तक हाइपर सेंसिटिविटी तक आपसे सारा पूछा जाएगा। और रिक्वेस्ट है, गूगल, चैट जीपीटी, एआई वीआई किसी की हेल्प ना ले, क्योंकि मुझे पता लगा आपने वहां से कॉपी किया है, पेस्ट किया है, फिर मैं ऐसा क्वेश्चन बनाऊंगा ना आपको गूगल पे सॉल्व होगा ना फिर चैट जीपीटी से होगा, ठीक है। तो आप अपनी ऑनेस्टी से दें, कोई कॉलेज का एग्जाम नहीं है कि आपको नंबर लेके किसी को इम्प्रेस करना है, ठीक है। आपका अपनी अंडरस्टैंडिंग है कि जितने क्वेश्चन बन रहे हैं आप उतने बनाएं, ठीक है। और 25 क्वेश्चंस में आपको इतना समझ में आ जाएगा कि आपकी तैयारी जो है वो ठीक डायरेक्शन में जा रही है। एक चीज़ आप और सीखोगे यहाँ से, जो अभी आप लोगों को नहीं आती है, आपको क्वेश्चन छोड़ना नहीं आता है। एमसीक्यू को करना बहुत आसान है,
लेकिन एमसीक्यू को छोड़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपको चार में से दो ऑप्शन ऐसे लग रहे होंगे, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो उस टाइम पर आपको नेगेटिव रोकने के लिए क्वेश्चन छोड़ना आना चाहिए। तो आप एक चीज ये सीख जाओगे। सेकंड क्या होता है, कई बार आपका क्वेश्चन ना आपकी ईगो पे लग जाता है। इसमें क्या होता है कि इतना पढ़ लिया लेकिन उसी टॉपिक से क्वेश्चन आ गया, मान लो हाइपर सेंसिटिविटी से आ गया, अब भी नहीं हो रहा है, लेकिन इसमें तो अब टिक करके जाना ही जाना है। ठीक है, तो वो आपका हर्ट नहीं होना चाहिए ईगो, तो वो चीज़ आपको यहाँ से समझ में आ जाएगी जब आप क्वेश्चन करोगे, कि आप क्वेश्चन को लीव भी करोगे। ठीक है, और अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तब भी आप उसको छोड़ के, टाइम लग रहा है तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाओगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये मैं आपको दे दूंगा। आप सैटरडे संडे खूब पढ़ लो, रिकॉर्डेड क्लास से, बुक से, जहाँ से आपको लगता है, क्योंकि मेरे को नहीं लगता रिकॉर्डेड क्लास से बाहर आपको ज़रूरत है पढ़ने की, इतना बहुत है। ठीक है, चलो आप कुछ अब नाम बताओ। टाइप थ्री का नाम क्या है दूसरा? टाइप थ्री का दूसरा नाम क्या है? एंटीजन एंटीबॉडी। ठीक है, या फिर आप एंटीजन एंटीबॉडी बोल दो। ठीक है, ट्रीटमेंट में टाइप वन के क्या 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 देते हैं? एपिनेफ्रिन देते हैं, स्टेरॉइड्स देते हैं, और सोडियम, और वो फास्ट स्टेबलाइजर देते हैं। सोडियम क्रोमोग्लाइकोलेट देते हैं। ठीक है, और एक आपको मैंने थियोफाइलिन बताया था। ठीक है, ठीक है, आप 2 दिन अब रेस्ट करो, पूरा पढ़ लो। फिर आपको मैं शीट संडे को आपको दे दूंगा 25 क्वेश्चन की। एक दूसरे से चीटिंग करके प्लीज मत करना। ठीक है, चलो ठीक है, कोई डाउट है तो बताओ आप लोग। नहीं है, चलो लीव कर दो आप लोग। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।